has requested me that he is going to doctor, so he won't be able to do the class. Recording पे लगा देते हैं. हो गया सुजल? सर चलो ठीक है बेटा. तो ये एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. आप देखो, आप खुद भी देखो वर्क एनर्जी से कितनी आसानी से आ गया है ना. क्योंकि एग्जाम में आपको कितना स्टेप लेना पड़ेगा, एक स्टेप, दो स्टेप, बस तीसरा आंसर आ गया. एक ही स्टेप तो वो तो सॉल्यूशन है ना. एंड इफ यू विल प्रोसीड बाय फाइंडिंग द वेलोसिटी, फाइंडिंग द एक्सेलरेशन यूजिंग लॉज ऑफ मोशन, then the solution will be a little bit lengthy. That is also a process. But यहीं पे डिफरेंस आता है कि टॉप रैंक लाने वाला ऐसे करेगा, एवरेज रैंक लाने वाला काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन से करेगा. यहीं पे क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा तो कम क्वेश्चन बना पाओगे, कम क्वेश्चन बना पाओगे तो ऑब्वियसली रैंक कम आएगा, है ना. वो चीज है. देखिए मैं इसको एक बार री एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा. मेरा क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग सुनिएगा. क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between block A and ground. Block A and ground. If the kinetic energy of the block is 20 joule after a displacement of 10 meter, take G equal to this. Consider the body starts from rest at x equal to 0 meter. है ना. तो x मान लो डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन ले लो, तो वो चीज है. इधर x एक्सिस मान लेते हैं, है ना. क्वेश्चन में ये सब एग्जाम में आईटी में देगा तो सब कुछ मेंशन रहेगा. यहाँ तो क्लास में मैं बता रहा हूँ तो एक दो चीजें मैं बता भी देता हूँ ओरली. ओके, एग्जाम में आएगा तो मेंशन रहता है. एक्स एक्सिस इधर हो गया. तो अब आप देखो, हमने बॉडी लिया, एफबीडी बनाया. पहला काम है एफबीडी बनाना. एक तो फोर्स एफ लग रहा है, वो तो क्वेश्चन में ही दिखाया हुआ है. तो आप डायग्राम खुद बनाओगे, है ना, कॉपी पे तो बनाओगे. इसको एफ को भी बनाओगे. एफ, नॉर्मल, एमजी और फ्रिक्शन, ये चार हो गए. अब आपको जो है फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल इक्वल टू एमजी, नॉर्मल इक्वल टू एमजी 2 इंटू 10. तो ये आ गया. तो यहां पर आप देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज करेंगे. मैंने लिखा है वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो, ऐसे क्वेश्चन में नहीं लिखेगा, ये आपको सोचना है. यहां मैंने हिंट दिया है. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है. एमजी का वर्क डन भी 0 होगा सेम रीजन से. फोर्स एफ लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो एफ डॉट एस विल बी एफ एस कॉस 0, तो एफ एस हो जाएगा. और फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एफ एस कॉस 180, तो माइनस एफ एस हो जाएगा. एफ की वैल्यू है 20 म्यू, 20 म्यू. एस हो गया आपका 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, है ना. तो माइनस दिस प्लस 5 हो गया फोर्स, 5 into 10. So you got mu equal to 0.15. So this is the coefficient of kinetic friction, that is 0.15. Clear है? बोलिए. यस. वेरी गुड. तो अगले क्वेश्चन पे आ जाएं. अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद फिर मैं एक दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो स्प्रिंग पे सारा क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स में, है ना. स्प्रिंग पे थ्योरी बस आपका एक ही क्लास का बचा है. इस चैप्टर में मेनली हमें क्वेश्चन ही करना है. एक और क्वेश्चन करो आप. ये देखो 37 डिग्री, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री.
थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। अब ये ब्लॉक जो है इसका मास क्या है, मास इक्वल टू 2 kg, मास इक्वल टू 2 kg। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 0.5। ये हाइट दिया है 10 मीटर यहां से, ये हो गया ए पॉइंट। बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है, ये हो गया बी पॉइंट, है ना। ब्लॉक को पॉइंट की तरह मानना है, बिल्कुल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। मास ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 2 kg। आपको करना क्या है, देखो, अ block of mass m equal to 2 kg is released from rest. A block of mass m equal to 2 kg is released from rest. A block of mass m equal to 2 kg is released from rest from point A of inclined plane. Find the speed of block inclined plane fixed है। when it reaches point B, है ना। इसमें वर्क एनर्जी से करो, देखो जल्दी आएगा आंसर। काइनेमेटिक्स से भी हो सकता है, पहले लॉज ऑफ मोशन लगाइए, फिर एक्सेलरेशन निकालिए, है ना। एक्सेलरेशन निकाल के फिर एस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दो, फिर वहां से आएगा। अब वर्क एनर्जी से बस एक इक्वेशन से आएगा, है ना। इतना काम नहीं करना पड़ेगा, सोचो। सर हाँ, कुछ कह रहे हैं कोई? सर इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है क्या? हाँ बेटा, यहाँ फिक्स है। मूवेबल इंक्लाइन प्लेन आपको वैसे एक आध क्वेश्चन करना होता है लॉज ऑफ मोशन में, मैं कराऊंगा भी, है ना। फिलहाल मैं अभी मेन क्वेश्चंस जो है जिस पे आपको बेस आना चाहिए वो करा रहा हूँ, है ना। मूवेबल इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा लॉज ऑफ मोशन से भी और सेंटर ऑफ मास से भी, है ना। तो बेटर होगा कि हम जब सेंटर ऑफ मास पढ़ ले तभी आप करो, है ना। अभी टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग समझ सकते हो बिकॉज यू हैव द basically that foundation that you can easily understand the solution, but presently we will not tackle that question, है ना। वो चीज है, इतने सारे क्वेश्चन है, सब करिए। हर एक क्वेश्चन को करने का एक समय होता है, तो हम लोग उस समय के हिसाब से करेंगे। चलो, inclined plane is fixed. लास्ट वाला बना था बेटा? चलो कोई नहीं, अब ये समझ गया। अब इसको ऐसे करो, so one of your classmate Arpit has arrived at the center. Oh, okay, so do you want to see them? चलो आप लोग को दिखाता हूं जो हमारे क्लासरूम का है, ये रहे। हेलो, सो दे आर शेकिंग हैंड। चलिए, तो धीरे धीरे आप लोग भी आइए।
So just this is a trial type of thing. यहां से यहां आने का पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मानिए इसको, है ना। बिल्कुल वर्क एनर्जी से सीखना है, कमांड करना है वर्क एनर्जी पे। सर हाँ बोलिए बेटा। सर जैसे इसमें 1037 है, क्या? उसकी वैल्यू तो म्यू से ग्रेटर आ रही है, तो ऐसे तो ये मूव ही नहीं करेगा। अच्छा ग्रेटर आ रही है, सही बात है, मैं उल्टा दे दिया हूँ ना। हाँ एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ज्यादा देते हैं। सही बात है, थैंक यू। इसको आप दे दो, वो 0.8 कितना आएगा? 0.7। 0.8। हाँ तो ये आएगा ना, इसको 0.85 दे दो। चलो थैंक यू। हाँ गुड, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। 0.85 दे दो, म्यू की वैल्यू कर दो 0.85, है ना। चलो गुड ऑब्जर्वेशन। तो मैंने क्या सोच लिया था? नहीं सर, अब मूव नहीं करेगा, अच्छा सॉरी अच्छा, अब मूव नहीं करेगा, अब मूव नहीं अब करेगा। नहीं करेगा। तो मैंने पहले ही सही सोचा, म्यू म्यू ग्रेटर होने पे तो मूव नहीं करेगा, सही तो है। हाँ लेस होना अब चाहिए। पहले ही ठीक था। tan थीटा लेस देन म्यू हाँ देखो रहेगा तब आपने, मूव करता है। हाँ हाँ हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होना चाहिए ना। हाँ हाँ यस सर, चलो tan थीटा शुड बी लेस तो देन मैं म्यू। सोच रहा हूँ मैं, चलो चलो ठीक है कर लो, कोई नहीं, है ना। अब मूव पहले ही ठीक था। चलो मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो आप लोग, है ना। पॉइंट 75 आ रहा है ना वैसे, तो 0.75 से कम है तो मूव करेगा अभी, है ना, तो ठीक दिया। ये चैप्टर जब खत्म होगा ना, तो मैं एक क्लास लूंगा कंस्टेंट रिलेशन पे, है ना, एक या दो क्लास जो भी है। कंस्टेंट पे अभी लूं, चलो ले लेंगे, है ना। दो क्लास लूंगा, उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा आपको। बेसिकली दे आर कॉन्सेप्चुअल, है ना। तो वो आप करेंगे तो कुछ जगहों पे आप जो है ओरली आप कुछ चीजें फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलेरेशन टेंशन, तो आपको हेल्पफुल होगा। शुरुआत में कोई भी ट्रिकी टेक्निक हम लोग नहीं सीखेंगे चैप्टर में, है ना। मैं अवॉइड करता हूँ, क्यों? क्योंकि पहले बेस आना चाहिए बच्चों को। जब तक आपको बेसिक्स नहीं आएगा, लंबे मेथड्स नहीं आएंगे, है ना, ट्रिक सीख के काम नहीं बनता है बेटा। ट्रिक तो एक दो क्वेश्चन में काम आता है ना, लेकिन बेसिक हर जगह काम आता है। क्या होता है, बच्चे ट्रिक के चक्कर में बेसिक सीखने से अवॉइड करते हैं, है ना। तो जब तक बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा, जो है ट्रिक नहीं सीखेंगे हम। आंसर कितना है? आंसर बेटा ये तो ताजा ताजा पकाया हुआ क्वेश्चन है, वो तो अभी बनाना पड़ेगा, है ना। फिजिक्स में तो कुछ भी दे दो क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन बुक से नहीं दिया हूं मैं। इसी तरह से आपका मैथमेटिक्स में कैलकुलस आएगा तो क्वेश्चन बुक से देने की जरूरत नहीं होती है,
कोऑर्डिनेट हो गया, इन सब में ओरल क्वेश्चन दूंगा मैं। फिजिकल केमिस्ट्री में ओरल क्वेश्चंस देंगे। इनऑर्गेनिक में अपने मन से क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, है ना। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि जो कंपाउंड बनेगा नहीं वो हम बना देंगे, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है ना, कंपाउंड हमारे लिखने से तो नहीं बनता है, जो नेचर में होता है हम उसको एनालाइज करते हैं। हाँ, कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। Come on, do it. हो गया? आप बताइए, अपना आंसर बताइए। 4√5 आ रहा है। 4√5 आ रहा है। चलो देखेंगे। सर मेरा 10√2/3 आ रहा है। 10√2/3। चलो देखते हैं बेटा। ओके, देखो ये 10 मीटर गया। वैसे एमजी का वर्क डन, अभी मैं एमजी के बारे में पढ़ाऊंगा तो डायरेक्ट वर्क डन आपका निकाल पाओगे, है ना। यहाँ भी डायरेक्ट निकल जाएगा। मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट एस है, यहां से लेकर एस डिस्प्लेसमेंट है, ए बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एस। ये डिस्प्लेसमेंट एस है, तो वैसे हम चाहे तो एस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना, निकालने की जरूरत भी है। तो हाँ, एस कैसे आएगा तो देखो, अब सुनो आप लोग, है ना। मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी बिकॉज़ आई रिमूव द हेडफोन। आप लोग अभी सुनिए, बाद में मैं फिर डिस्कस करूंगा। तो इस ट्राइंगल को देख लो। इस ट्राइंगल में साइन 37 डिग्री इक्वल टू 10/s। तो मेरा बेटा यहां आपको क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 3/5 इक्वल टू 10/s। ठीक है, तो यानी कि s विल बी इक्वल टू 50/3। ये आ गया आपको 50/3 मीटर, है ना। तो ये है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो s 50/3 आ गया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है। पहले बीडी बना ले, ये बीडी बना लेते हैं। फोर्सेज का देखेंगे वर्क डन। तो एक तो हो गया mg, एक हो गया नॉर्मल। अब देखो ये एंगल हो गया 37 डिग्री, है ना। ये एंगल हो गया 37 डिग्री, और ये एंगल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से। यहां से इसको हटाओ। जो आपका एस डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्शन से जो mg का एंगल हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 53 डिग्री। 53 डिग्री। दिख रहा है? हाँ सर। 53 डिग्री। अब जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है देखो इधर है ना। तो आप वर्क डन ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहां से एक चीज और देखो, s इंटू साइन 37 डिग्री इक्वल टू 10 मीटर। ये भी तो हम लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखो क्या होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करिए। वर्क एनर्जी थ्योरम से आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय, देखो नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्री बना रहा है डिस्प्लेसमेंट से। वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन भी बना दो एपीडी में, फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो वर्क डन बाय आप देख रहे हैं कि म्यू इज लेस देन 1037 डिग्री, that is 0.5 mu and this is 3/4। 0.75। तो स्लिप करेगा तो मोशन तो होना ही होना है। तब हमें एक लाइन लिखना है, सॉल्व कर देना।
So work done by mg plus work done by friction equal to change in kinetic energy, that is k final minus k initial. So that is k final. Initial तो जीरो है ना, as the initial kinetic energy is zero. अब आप देखोगे वर्क डन बाय mg, तो mg का वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, mg डॉट s प्लस फ्रिक्शन डॉट s इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो k फाइनल, तो mg डॉट s, mg की वैल्यू क्या हो गई जल्दी बोलो, mg की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 20, और डॉट s, s का मतलब एंगल क्या है, देखो एंगल 53 डिग्री, तो ये हो जाएगा s cos 53 डिग्री प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन आपका क्या आएगा, नॉर्मल क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा आपका mg cos थीटा आएगा ना, ये वाला कंपोनेंट, तो mg cos थीटा आ जाएगा नॉर्मल। इस डायरेक्शन में जब आप देखोगे तो आप क्या लिखोगे, म्यू mg cos 37 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 37, सो दैट इज mg cos 37 डिग्री, ये आ गया है ना। वैल्यू भी हम चाहे तो रख सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दो, बाद में रखेंगे, वैल्यू बाद में रखेंगे, ज्यादा अच्छा है ना। mg रख दो इंटू s रख दो इंटू cos 53, म्यू mg cos 37 है ना। देखो ध्यान से देखना, म्यू mg cos 37 क्या है, फ्रिक्शन है, इंटू s, और फ्रिक्शन और s के बीच में कितना एंगल है जल्दी बताइए, 180 डिग्री सर, यहाँ आ जाएगा cos 180 डिग्री। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि cos आ चुका है, ये cos फ्रिक्शन का आया है नॉर्मल के कारण, तो cos 180 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू हाफ mv, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए तो हाफ mv स्क्वायर, तो देखो m कट जाएगा, इसलिए मैंने m की वैल्यू नहीं रखी है ना, लास्ट में वैल्यू रखने से फायदा होता है, गलती भी नहीं होती है ना। अब जो है s cos 37 को हम s cos 53 को s sin 37 भी लिख सकते हैं, तो g इंटू s sin 37, उससे फायदा ये होगा, देखो s sin 37 डायरेक्ट हमें ये आया, इसी पे mg का वर्क डिपेंड करता है, mg का वर्क डन अभी पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे आसानी से निकल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से s निकला हुआ है, cos 37 की वैल्यू रख दो, उससे भी आ जाएगा, आ जाएगी cos 53, सॉरी cos 53 की वैल्यू रख दो, उससे भी आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा cos 180 -1, यहाँ म्यू कितना है 0.5, अब वैल्यू रखते हैं इनटू जी की वैल्यू ही रख दो, जी की वैल्यू 10 रख दो, और जी यहाँ हो गया 10 इंटू cos 37 दैट इज 4/5, यही ना आएगा। ठीक है चलो, है ना 4/5, अब सब कुछ तो रख दिए ना, v स्क्वायर, बस अब कैलकुलेशन करना है। s sin 37 क्या रखोगे, s sin 37 10 रख दोगे, ओके। मैं इधर रब कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन, अब देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो गया 10 इंटू 10 माइनस, इसको काटो तो बेटा 0.1, तो 1 इंटू 4 हो गया ना, -4 इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 96 इक्वल टू 96 इंटू 2 कर दो, कर दीजिए सर इसको, अब वो कर देंगे, इक्वल टू v स्क्वायर, तो v क्या हो जाएगा 192 आ रहा है ना, 192 का रूट, वैसे फैक्टराइज ही करना है तो बेटर है फैक्टराइज करो। 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को लिख सकते हैं 2 इंटू 48, और 48 को क्या लिख सकते हैं, है ना 48 हो गया ना,
16 into 3 ऐसे लिख सकते हैं। आई थिंक क्या आ जा रहा है यहाँ से 2 into 4 8 नहीं 24 क्यों आएगा बेटा 8 2 into 4 2 into 4 8 root 3 8 root 3 हाँ सर 8 root 3 और मल्टीप्लाई कर अब देखो जरा मेरा कैलकुलेशन कोई गड़बड़ ना हो बस चेक कर लेना है ना। कैलकुलेशन ठीक है चेक कर लीजिए। सुजल क्लियर हुआ बेटा? यस सर। हाँ मुझे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट आपने डायरेक्ट ये ले लिया क्या एमजी में? सर डिस्प्लेसमेंट मैंने भी 50/3 लिया था। हाँ नहीं 50/3 भी लेंगे तो बेटा कॉस्ट 37 आएगा तो फिर से 10 आ जाएगा। देखो अगर मैं एस कॉस्ट सॉरी कॉस्ट 53 एस कॉस्ट 53 को देखूं तो उसकी वैल्यू वापस से 10 आ जाएगी है ना 50/3 और कॉस्ट 53 इक्वल टू 3/5 10। तो ये कॉस्ट 53 लगता है आपका छूट गया था क्या? नहीं सर देखता हूँ अभी क्या करते थे। हाँ चेक करो और अगर ना पकड़ पाओ तो मुझे भेजना आई विल चेक इट। So you can see that how work energy power helps you to easily solve the question. You got the kinetic energy. Kinetic energy आ जाएगा। मान लो अगर मैं सीधे यहाँ पे छोड़ दूँ है ना तो kinetic energy भी आ जाएगा। यहाँ से भी आ जाएगा v स्क्वायर आ गया तो हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हाफ इंटू m क्या है m है 2 इंटू v स्क्वायर तो v स्क्वायर ही यानी कि 196 जूल आ जाएगा 192 192 जूल या सॉरी 192 जूल बिल्कुल 6 2 जा 12 192 जूल। चल समझा? यस सर नहीं कॉस 53 है ना बेटा। यहाँ देखो ये डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बन रहा है ये रहा डिस्प्लेसमेंट आपका इधर रहा डिस्प्लेसमेंट 37 आपका डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा ही है ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा आपका mg। तो इन्हीं बातों का देखो वेक्टर का अच्छा खासा ध्यान रखना है डॉट प्रोडक्ट। चलिए देखो इसमें तो सुजल ठीक है वर्ड्स कटने वाला या उस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा या गूंजने वाला? सर इसमें बिल्कुल सही आ रही है। आ रही है ना चलो ठीक है। वैसे इसमें एक और एडवांटेज है ना अगर सही आ रही है तो मैं अपना कुछ पैसा बचाता हूँ। अमेजन से मैंने एक वायर ये वायर्ड हेडफोन भी बन जाएगा इसमें वायर कनेक्ट होता है। वायर मैंने ऑर्डर किया था उसको कैंसिल कर देता हूँ जब है ना जब अगर गड़बड़ी होगी तब वायर खरीद लेंगे 8 फीट का वायर था। वैसे देखते हैं मैं एक काम करता हूँ पहले मंगा लेता हूँ वायर है ना पहले वायर मंगा लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ वायर काम करता है कि नहीं ढंग से। क्या इसकी वैल्यू छूट गई है क्या? इसकी वैल्यू डाल दी ना किसमें? mg cos 37 into s cos 180 इंटू एस वहां पे छूट रहा है अच्छा, सर कॉस ये 37 इंटू एस। अच्छा हाँ तो वो कर लेंगे 50/3 वहां पे हाँ देख लेते हैं। हाँ वही कैलकुलेशन देख लेते हैं म्यू एम जी म्यू हो गया एम तो कट गया जी आ गया कॉस 37 आ गया एस बच रहा है सही बात है। चलो है ना ये सब ध्यान रखना है ओके। चलो तो एस रहा एस कितना है एस कितना है 50/3 सर अच्छा चलो देखते हैं तो आंसर थोड़ा चेंज होगा ना 50/3 और क्या आ जाएगा यहाँ is equal to ऐसे 1 ना by 2 होगा। v square। हाँ देखते हैं माइट भी है ना एस छूट गया है। चलो थैंक यू ये सारा चीज आप पकड़ते हैं तो अच्छा लगता है ना ये सारी चीजें ध्यान रखना है कैलकुलेशन का। ओके अब थोड़ा दूर से मैं देखता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है रुक जाओ। एम जी एम तो कट गया जी एस साइन 37 न्यू एम कट गया जी कॉस 37 एस 50/3 कॉस 180 -1 हाफ
अच्छा, अब करके देखते हैं क्या आता है। इसकी वैल्यू हो गई 10, ये हो गया आपका 100 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 0.1 है ना, 1 हो गया, 4, 200 हो जाएगा ना। ये कितना हो जा रहा है, ये 50 इंटू 4, 200/3, 100 माइनस 200/3 इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर। चलो चेक करते हैं, है ना। तो क्या जो सुजल ने आंसर बताया था वो आ रहा है, सर हाँ वही आ सर, रहा यहाँ है। से आ जाएगा ChatGPT आ रहा 100। है। अरे वाह, चलो बहुत अच्छा। तो फिर आई थिंक आपका कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है ना। ये हमारा एक टर्म छूट गया था। चलो दैट्स नाइस, अच्छी बात है, दिस इज गुड फॉर मी। ओके, सर देव का भी वही छूटा होगा सर। हाँ नहीं, मेरा मेरा आंसर गलत आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एग्जाम में ही दिखना है ना। आपका कैलकुलेशन सही आना चाहिए। ओके बेटा। यस सर। हाँ, कैलकुलेशन में बच्चों से गलती होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। तो 200/3, हाँ चलो, v स्क्वायर। सो v क्या हो गया, 10 इंटू रूट अंडर 2/3। आई थिंक यही बता रहे थे सुजन, मीटर पर सेकेंड। दैट्स फाइन, वेरी गुड बेटा। चलो यहाँ पर s हमारा छूट रहा है। चलिए, दीज ऑब्जर्वेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। चलिए, ओके, ये हो गया क्वेश्चन। सर एक मिनट सर। हाँ, अब मैं एक जो है, एक आईटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, टफ क्वेश्चन है। टफ कुछ नहीं है, 2 लाइन में बन जाता है, दिमाग लगाना है बस, और आसानी से आपसे भी हो जाएगा। वो मैं कराऊंगा, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस द वर्क डन बाय ग्रेविटी। फ्रिक्शन का वर्क डन तो आपको समझ में आ ही रहा, आसान है भाई। डायरेक्शन देखना है, फ्रिक्शन देखना है, एंगल देखना है, निकाल देना है। इट्स नॉट अ बिग इशू। पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। फ्रिक्शन का वर्क डन डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। 2 पॉइंट हम लोग यहाँ पे वर्क डन के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, और फिर वर्क डन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट फिनोमिना। वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो मेरा बेटा, वर्क डन जो है, ध्यान से सुनो, अर्पित सुनने पे भी ध्यान दीजिए बेटा, है ना। ये हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं, है ना। तो ये एस छूट रहा था, इसको सही कर लीजिए, है ना। एस 50/3। चलो, तो देखो, वर्क डन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट फिनोमिना। वर्क में एक चीज आपने ये जाना कि वर्क डन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, है ना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मैं ये बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं बेटा, ये चीज दिमाग में बैठा लो। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अभी तक आपको कि सर हमें तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, हम उस पॉइंट को क्या, हम बॉडी ही देख रहे हैं। तो यहाँ हम बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लेके चल रहे हैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे तो जो पॉइंट पे बॉडी है वही पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो जाता है। लेकिन आगे के चैप्टर्स में ये चीज काम आएगा, तो आप शुरुआत से ही इस बात को दिमाग में रखिए, है ना। दूसरा पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, दैट इज वर्क डन। वर्क डन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट फिनोमिना। वर्क डन हमेशा फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट फिनोमिना होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डू वी मीन बाय वर्क डन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट फिनोमिना। तो जरा सोचो, लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। वर्क डन हमारा आता कैसे है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो फोर्स तो ठीक है, mg है, कोई भी फ्रेम लो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या फ्रेम टू फ्रेम वेरी करता है, बोलो। क्या यस फ्रेम सर, टू देखने फ्रेम वाले डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी वेरी करता है ना, करता है ना, सर, हम कहाँ से देख रहे बोलिए। हैं वो डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है। हाँ वही, जो जो फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो उस पे डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है। जैसे कि मान लो कि कोई बंदा ट्रेन में है, ट्रेन में है, ये ट्रेन है, ट्रेन का एक बॉगी है, उसको कंसीडर करो। थोड़ा बड़ा बना दूं ताकि आप लोग को दिखे। ये ट्रेन का बॉगी है ना। मान लो यहाँ पे आपका सीट है, यहां से आप उठे, है ना। आपको यहाँ वॉशरूम है, वॉशरूम जाना है ना। तो आप चल के जाएंगे। तो मान लो यहाँ एक कोई बंदा बैठा हुआ है, तो इस बंदे को आप क्या दिखेगा, मान लो ये 10 मीटर की दूरी है,
तो इस बंदे को दिखेगा कि आप इसके रिस्पेक्ट में कितना आगे गए, 10 मीटर। अब मान लो कोई बंदा रोड पे खड़ा है, मान लो पूरा ट्रेन जो है वो शीशे का है, कांच का ट्रेन है, ट्रेन तब तक में मूव कर गई 50 मीटर, तो इसको दिखेगा 10 मीटर और इसको क्या दिखेगा, 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, दिखेगा? बोलो, दिखेगा ना बेटा? दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। यस सर। हेलो, हाँ तो बताओ भी, आवाज जा रही है ना? देखो, ये ट्रेन में जो बैठा बंदा, ये यहीं बैठा है, तो ये अगर यहाँ से बाथरूम 10 मीटर पे है तो ये 10 मीटर गया, इसको बस इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, 10 मीटर लगेगा, चाहे ट्रेन कहीं भी चला जाए। लेकिन इसके लिए क्या होगा, ये बंदा ट्रेन में, ये पॉइंट मान लो अगर ये यहीं बैठा रहता तो ट्रेन चली गई थी 50 मीटर आगे, तो ये वाला चेयर कितना आगे चला गया, 50 मीटर, और ये बंदा जो है ये इस चेयर से कितना आगे है, 10 मीटर और आगे है। तो इस पर्सन के लिए इस बंदे का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, 60 60 मीटर। मीटर होगा ना? 60 मीटर। आप ऐसे भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये मान लो बी है, ये ए है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, होगा ना? तो अगर इधर मान लो एक्स एक्सिस है तो दोनों पॉजिटिव एक्स में हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 10 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 50 मीटर, तो टोटल हो जाएगा 10 प्लस 60। देख रहे हो, रिलेटिव का यही इक्वेशन काम आएगा। अब मैंने बार बार बोला है बेटा, है ना? देख लो, कहीं से भी रिलेटिव नहीं पढ़ना है ना? ना ही जैसे आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, कुछ वीडियो लेक्चर देखते हैं, है ना? किसी भी बेवकूफ इंसान का वीडियो लेक्चर देख करके नहीं सीखना है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव सिर्फ ये इक्वेशन यूज करना है बेटा, वरना रिलेटिव में आईआईटी के क्वेश्चन बनाने में बैंड बज जाएगी, जान लो, है ना? या रिलेटिव बन भी गया तो रिलेटिव का एप्लीकेशन हर जगह नहीं कर पाओगे। ओके, समझे? रिलेटिव मोशन में कई लोग 50 तरह की इक्वेशन बताते हैं और उनको पता ही नहीं रिलेटिव का। एक क्वेश्चन मैं दे दूंगा ना, पसीने छूट जाते हैं लोगों के, है ना? कोई भी नया क्वेश्चन दे दूं, समझे? मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रिलेटिव में दिए, ऑल ओवर इंडिया एनी टीचर इज नॉट एबल टू सॉल्व। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, रिलेटिव जब तक आप बेसिक से नहीं सीखेंगे, रिलेटिव के क्वेश्चंस में बैंड बज जाएगी। आज भी मेरे पास कई ऐसे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, कई टीचर्स के क्वेश्चन लोगों ने भेजा है ना, जो कि बस है, सॉल्व करके जब मौका मिलता है भेज देता हूं। तो प्रॉब्लम यही है कि रिलेटिव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लोग देखते ही नहीं है या जानते ही नहीं है, जिस कारण से रिलेटिव में प्रॉब्लम होती है ना? तो रिलेटिव में हमेशा इस इक्वेशन को अगर आप फॉलो करेंगे, जो 2 इक्वेशन मैंने बताया है, और 2 इक्वेशन के अलावा तीसरा कोई इक्वेशन पढ़ेंगे ही नहीं रिलेटिव में, तो रिलेटिव के सारे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आप 1000 इक्वेशन याद कर लेंगे तब भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है ना? गलत करके आओगे एग्जाम में, क्योंकि बेसिक नहीं क्लियर होगा, है ना? तो वो चीज ध्यान रखना है बेटा, यहीं से रिलेटिव करना है। रिलेटिव का सिर्फ एक इक्वेशन, बार बार मैं जहां भी क्रिटिकल पॉइंट होता है मैं बार बार इंस्ट्रक्ट करता हूं कि उस चीज को वैसे ही करो जैसे बताया गया है। ओके, चलो, तो इसका मतलब आप समझ गए। चलिए वापस आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रेम डिपेंडेंट फिनोमिना है ना मेरा बाबू? तो अगर डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट फिनोमिना है तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल बी आल्सो अ फ्रेम डिपेंडेंट फिनोमिना। अलग अलग फ्रेम में वर्क डन अलग अलग होगा। इज दैट क्लियर? बोलिए। यस सर। है ना? सर अब तुम ऐसे, हाँ बोलो बेटा। सर जैसे फोर्स होता है वो फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं करता क्या? ना बेटा, फोर्स नहीं होता है। हम अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे तो हमें एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ता है, स्यूडो फोर्स, एडिशनल। बल्कि वो एक्चुअली में आप जानते हैं कि वो स्यूडो फोर्स क्या है? फोर्स नहीं है, इसलिए उसका नाम स्यूडो पड़ा है। स्यूडो मतलब क्या हो गया? इमेजिनरी, है ना? और एक्चुअली में वो क्या है? वो है क्या यदि फोर्स नहीं है तो? है ना? ओके, ये तो हर कोई बोलता है फोर्स नहीं है, लेकिन फोर्स नहीं है तो क्या है? इट इज सिंपली अ टर्म दैट अराइजेस इन द फ्री बॉडी डायग्राम ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। याद आ रहा है? मैंने बताया था, लिखाया भी है। बोलो सर बेटा। मतलब ये यही हो गया ना, मतलब जब हम एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं और जब हम एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो बस हम एक टर्म ऐड कर देते हैं, क्या वो इक्वेशन हाँ, एक सेटिस्फाई टर्म करती है? स्यूडो फोर्स का ऐड कर देते हैं रिलेटिव मोशन का। हाँ बिल्कुल, वो रिलेटिव मोशन का टर्म, या तो आप रिलेटिव मोशन देखो, या तो हम क्या करते थे, रिलेटिव मोशन लगा करके ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन निकालते थे, ग्राउंड फ्रेम में लगाते थे हम लॉज ऑफ मोशन,
करते थे ना स्यूडो पढ़ने से पहले, यस सर। है ना। और उसी चीज को हमने अगर स्यूडो फोर्स इनकॉर्पोरेट कर दिया तो वो रिलेटिव मोशन का टर्म जुड़ गया, फिर हमें अलग से रिलेटिव मोशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन मेनी क्वेश्चंस दिस अप्रोच मेक्स द प्रॉब्लम वेरी कन्वीनियंट। और हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे जहां देखेंगे किए भी है और भी करेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें मैकेनिक्स देख लो पूरा एक है, पूरा एक ही खिचड़ी है पूरा मैकेनिक्स, है ना, खिचड़ी है। इस खिचड़ी को समझने के लिए हमें पहले तोड़ के पढ़ना पड़ेगा चीजों को, है ना। फिर मैं खिचड़ी बना बना के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दूंगा कि मजा आ जाएगा। चलो देखो, तो यहाँ पर अब सुनो, यहाँ पर हाँ, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर हम लगाते हैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हाँ सुनो, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स लगाते हैं ना मेरा बेटा। तो स्यूडो फोर्स जब हम लगाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है तो वहां स्यूडो फोर्स का भी वर्क कंसीडर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? स्यूडो फोर्स के कारण भी वर्क देखना पड़ेगा, समझ रहे हो, फोर्स मानते हुए उसको, है ना। वो चीज है, ध्यान रखिएगा उसको, तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है। चलो आगे बढ़े, यहां तक समझ गया। हाँ सर सर। एक बारी जब सर लाइट गई थी उससे पहले का एक बारी दोबारा रिपीट कर दोगे? अभी जस्ट 2 सेकंड के लिए बिजली चली गई थी। कोई आवाज जा रहा है आपके पास? आप लोग सुन पा रहे हैं? यानी कनेक्शन यस इश्यू आवाज सर। जा बेटा? रहा है सर, थोड़ा सा वीडियो हल्का, हाँ आ गया आ गया आ गया। आ जाएगा अभी नेटवर्क आने के बाद आ जाएगा, हो गया, आ गया सर, है ना। क्लियर वो है। आ गया ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए। कम ऑन, देखिए सो टुडे नाउ वी विल नो अबाउट वर्क डन बाय ग्रेविटी। बड़ा मजेदार है, देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी। एक बार ये कर लेंगे, फिर स्प्रिंग वाले भी क्वेश्चंस आप कर पाओगे। लेट अस नो अबाउट वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो बेटा, ग्रेविटी, ग्रेविटी किसको कहते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक वाइड स्प्रेड हो गया ना, सभी ग्रेविटेशन मतलब ऑल ओवर यूनिवर्स। कई बार बच्चों ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के मन में कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाता है ऑब्जेक्ट पे। अर्थ तो लगाता है, ये कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन ये कि सिर्फ अर्थ लगाता है, ये कंफ्यूजन है। सिर्फ अर्थ नहीं लगाता है, एवरी मास अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अदर मास। ये मोबाइल फोन जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और मैं मोबाइल के ऊपर लगा रहा हूं, है ना। ये जो हेडफोन है, वैसे तो ये कांटेक्ट फोर्स है ना, इलास्टिक फोर्स भी है, लेकिन हेडफोन मेरे ऊपर ग्रेविटेशन लगा रहा है, मैं हेडफोन के ऊपर ग्रेविटेशन लगा रहा हूं। नो इट्स बेटर, ओके। अब देखो, उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट, मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं, दे आर अप्लाइंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मी एंड आई एम अप्लाइंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन देम। एक सेकंड, सर उसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट, है ना। अर्थ, अर्थ पे कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मुझ पे कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है ना। सन, सन मतलब सूरज, सूरज मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, मैं सूरज के ऊपर लगा रहा हूं, समझे।
सूरज अर्थ के ऊपर लगा रहा है, अर्थ जो है सूरज यानी कि सन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। मून मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, मैं भी मून के ऊपर लगा रहा हूं। मून अर्थ पे लगा रहा है, अर्थ मून पे लगा रहा है ना। फिर सवाल ये उठता है कि अगर मून मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो मैं खिंचाकर मून पे क्यों नहीं चला जाता हूं? क्योंकि अर्थ के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे ऊपर वो ज्यादा है मून के द्वारा लगाए गए। मून जो मेरे ऊपर लगा रहा है वो 1 न्यूटन भी नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि दूरी काफी ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अर्थ के बिल्कुल मैं क्लोज हूं, तो अर्थ मेरे ऊपर लगा रहा है ना। फिर दूसरी बात, मान लीजिए मेरे सामने अर्पित बैठे हैं, तो अर्पित के ऊपर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूं, तो अर्पित चुंबक की तरह चिपक के मेरे ऊपर क्यों नहीं आ जाते हैं, है ना। तो वो नहीं सर आएंगे। क्योंकि अर्थ क्यों नहीं आएंगे? डोमिनेट क्योंकि कर रहा है अर्पित उसको। के ऊपर लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे द्वारा बहुत कम है। चलिए आप मुझे और अर्पित को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमारे बीच में 5 मीटर की दूरी है, तो हमारा फोर्स हो जाएगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर। मैं मान लेता हूं G हो गया आपका कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इंटायर यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट होता है। और मान लीजिए मेरा मास है 75 kg, अर्पित का मास है मान लो 45 kg, और हमारे बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 को कट कर दो 3 हो जाएगा। So 3 into 45 that is 135. वो So 35 6.67 into 135 into 10 to the power minus 11 न्यूटन, है ना बेटा। ये तो बहुत कम फोर्स हुआ ना, 10 पावर माइनस 11 का फैक्टर जा रहा है, ये चीज है। पर अर्थ जो मेरे ऊपर लगा रहा है या अर्थ जो अर्पित के ऊपर लगा रहा है वो क्या लगा रहा है 45 इंटू जी दैट इज 450 न्यूटन। कहाँ ये 450 न्यूटन और कहाँ ये 10 पावर माइनस 9 न्यूटन, यानी कि चलो मान लेते हैं 10 पावर माइनस 8 न्यूटन के आसपास आएगा, 10 पावर माइनस 8 न्यूटन के आसपास आएगा। कहाँ 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन और कहाँ आपका 450 न्यूटन। तो बताओ क्या मैं अर्पित को खींच पाऊंगा? नो सर। सर नेग्लिजिबल फोर्स लगाने नहीं वाला। खींच, नेग्लिजिबल है। आप कहोगे ठीक है आप नहीं खींच पाओगे, एक काम करो आप पूरी जिंदगी अर्पित वहीं बैठा रहे, मैं भी पूरी जिंदगी यहीं बैठा रहता हूँ, आप लोग मुझे खाना पीना सब दीजिए, है ना। फिर हो सकता है कि थोड़ा आगे आ जाए, 5 मीटर से 4 मीटर हो जाए 10 साल के बाद डिस्टेंस, है ना। वो भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अर्पित का ये है, मान सर लीजिए फ्रिक्शन रोक अर्पित लेगा, को फ्रिक्शन रोक लेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है 0.00000001, इतना कम ले ले तो भी इस फोर्स को बैलेंस कर लेगा। वेरी गुड बेटा, फ्रिक्शन रोक रहा है ना। तो अभी ऐसी बात है, सिर्फ वही फोर्स तो नहीं लग रहा, और भी फोर्सेज लग रहे हैं, तो अर्पित को हम नहीं खींच सकते, है ना, नहीं खींच सकते। 10 साल 1000 साल में भी नहीं खींच पाएंगे, इतना कम फोर्स है ना। फ्रिक्शन काफी लग रहा है। ओके चलिए, तो बेसिकली यू कैन सी, हाँ बोलो। सर जैसे जो ग्रेविटी लगता है मतलब वो एटम के कारण लगता है कि मतलब एटम का कोई स्ट्रक्चर होता है इसके नो कारण नो दो हाँ ऑब्जेक्ट ग्रेविटी देखो, लगाते हैं? नहीं सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, है ना। ये मैं तो क्या आइंस्टीन के दादाजी भी नहीं जानते होंगे कि ग्रेविटी क्यों लगता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लगता है। और आइंस्टीन को छोड़ो, आज के भी वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिस्ट नहीं जानते, है ना। आप लोग आगे खोजना, मुझे बता देना, ठीक है। चलो, बस इतना पता है कि लगता है, क्यों लगता है ये नहीं पता। ग्रेविटी लगता क्यों है? ड्यू टू मास, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगता है? ड्यू टू चार्ज, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ड्यू टू किसके कारण लगता है ये पता है, क्यों लगाता है ये नहीं पता है। समझा बेटा? ओके यस सर। है जिसके ना। पास मास ऐसा होता है नहीं वो कि लगा रिसर्च, सकता है। हाँ लगा सकता है, हर एक लगाता है, हर एक मास दूसरे मास पे लगाता है, साइमल्टेनियसली लगाता है ना। मैं सन पे लगा रहा हूँ, सन मेरे ऊपर लगा रहा है, और भी बहुत कुछ मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा आगे, ग्रेविटेशन चैप्टर न्यूटन आएगा, थर्ड लॉ। है ना। लेकिन 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 वाई का आंसर किसी के पास नहीं, है ना। ओके चलो ठीक है, जब आप लोग आईआईटी कर जाओगे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मैं जाके ना ऋषि मुनि की जगह तपस्या करूंगा और फिर ब्रह्मा जी से पूछूंगा भैया क्यों लगता है, शायद वो जवाब दे दे, है ना। गॉड के पास तो होगा ही जवाब, है ना। ह्यूमन बीइंग या किसी साइंटिस्ट के पास अभी तक तो इसका जवाब नहीं है। सो आई ऑल्सो डोंट नो, है ना। चलिए बिल्कुल सीधा, कहानी बनाने से कोई फायदा नहीं है ना। चलो, सिर्फ इतना पता है कि मास के कारण लगता है, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, ऐसे लगता है वैसे लगता है, क्यों लगता है इसका किसी के पास रीजन, है ना। इसीलिए हम लोग उसको अवॉइड करेंगे अभी।
ओके, चलिए। हाँ, रिसर्च करेंगे बिल्कुल, आईआईटी कर दो, उसके बाद रिसर्च करो, है ना। चलो, मेरे जितने भी बच्चे हैं टॉप 10 टॉप 20 रैंक वाले, टॉप 100 रैंक वाले, है ना, सभी ने ये पूछा क्यों लगता है। मैंने बोला बेटा जब आप लोग करना आईआईटी उसके बाद बताना। कोई भी मुझे अभी तक बताया नहीं, है ना। आप लोग से भी उम्मीद रखते हैं शायद जवाब मिल जाए, है ना। मजाक कर रहा हूँ, जवाब इतना आसान नहीं है देना, है ना, क्योंकि दिस इज नेचर्स लॉ, नेचर्स रूल। और नेचर के हर एक फिनोमिना को हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते ना, है ना। अब ये भी नहीं कह रहा हूं कि पता नहीं किया जा सकता। जब तुम कुछ पता करोगे ना तो उसके पीछे कुछ और एक जो रीजन आएगा, उसका रीजन क्या है ये तो नहीं पता होगा। कुछ तो होगा जो नहीं पता होगा, है ना। लेकिन फिर भी एक्सप्लोरेशन बहुत कुछ होता है, वो आप लोग कोशिश करना, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूं। ग्रेविटी क्या है ना। ग्रेविटेशन क्यों नहीं बोला, ग्रेविटी क्यों बोला। तो ग्रेविटी जो है आपको एक निक नेम है, निक नेम किसके लिए, है ना। फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। कैसे ऑब्जेक्ट पे, है ना। whose mass and size are very very small, negligible compared to the mass and size of earth। वैसे पे अब ये नहीं, मान लो मून जो है, मान लो किसी कारण से नेचर में कुछ ऐसा घटना घटे यूनिवर्स में कि मून आकर धरती पे गिर जाए, है ना। जो मून है जो हम लोग रात में देखते हैं वो धरती पे गिर जाए, है ना। आप कहोगे सर ऐसा डरावना चीज मत बोलिए, है ना। मून धरती पे गिर गया तो कोई नहीं बचेगा धरती पे, ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं बचेगा, बहुत बड़ा है। और मून, मून का साइज भी बहुत बड़ा है ना। पूरी धरती जो है वो तहस नहस हो जाएगी, है ना। बैक्टीरिया वैक्टीरिया बच भी जाए, कोई बाकी तो ये क्रिएचर्स नहीं बचेंगे, है ना। चाहे वो बर्ड्स हो या एनिमल्स हो या एक्वेटिक लाइफ हो, कुछ नहीं बचेगा, है ना। फिर भी चलो मान लिया मून धरती पे आ जाए, तो क्या मून पे जो अर्थ फोर्स लगाएगा तो वो क्या ग्रेविटी कहा जाएगा, उसको ग्रेविटी नहीं कहेंगे। कैसे, देखो ग्रेविटी कैसा नाम है, ग्रेविटी प्यार से बुलाते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स को प्यार से ग्रेविटी बुलाते हैं। अब यार मून जब धरती पे गिरेगा तब उसको प्यार से बोलेंगे, हाँ। एक तो सारी जिंदगी खराब कर दिया, सबकी जान ले लिया, अब उसको प्यार थोड़ी कोई करेगा। तो अब ये सी बात है, ग्रेविटी उसको नहीं कहा जाएगा, है ना। मजाकिया बात है लेकिन फैक्ट। ग्रेविटी जैसे है ना, इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियंस बोलते हैं, प्यार से। घर में जो होते हैं उनको बोलते हैं, है ना। ओके, उस तरह से है। तो कोई भी बच्चा है उसका कुछ नाम है तो उसको कोई निक नेम दे देते हैं हम लोग, है ना। तो घर की चीजों को हम निक नेम देते हैं ना, बाहर की चीजों को थोड़ी देते हैं। तो वही चीज है। तो ग्रेविटी का मतलब है, ग्रेविटी इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ on objects which are lying on the surface of earth and whose mass and size are very very negligible compared to the mass and size of earth, उसको ग्रेविटी कहते हैं। अब आप कहोगे कि क्या ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के लिए होता है, तो क्या आप सिर्फ अपने घर के बच्चों को निकनेम देते हैं, बाकी दूसरे लोग अपने घर के बच्चों को निकनेम नहीं देते हैं क्या। जुपिटर पे जाएंगे तो जुपिटर की ग्रेविटी कहलाएगी। अब जुपिटर पे कोई रहता हो या ना रहता हो, पर टर्म वहां भी यूज होता है। जुपिटर के लिए, जुपिटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ये जुपिटर है, जुपिटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्ट, तो उस पे जो फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो जुपिटर लगाएगा, उसको हम कहेंगे ग्रेविटी, वो ग्रेविटी ऑफ जुपिटर कहेंगे, है ना। मून पे अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसको ग्रेविटी ऑफ मून कहेंगे। तो हर एक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, हर एक प्लैनेट या सैटेलाइट्स के लिए हम ऐसी बातें कर सकते हैं, उसकी अपनी ग्रेविटी होती है। एवरी प्लैनेट हैज इट्स ओन ग्रेविटी, है ना। ये चीज है। ग्रेविटी क्या होता है समझ गए, बोलिए, सर है ना। मतलब जब हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारा मास और साइज कोई मैटर नहीं करता ना ज्यादा। हाँ बेटा, हाँ नहीं, मास मैटर, मास एक्चुअली देखो मास तो मैटर करता है ना फोर्स के लिए, एक्सेलरेशन के लिए नहीं करता है ना। अब सोचो, अगर अर्पित का मास 45 केजी है बेटा और मेरा मास 75 केजी है, तो अर्पित पे 450 न्यूटन लगा, मेरे ऊपर 750 न्यूटन लगा, है ना। या चलो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लेते हैं, 40 केजी अर्पित है और 80 केजी मैं, है ना। तो अर्पित पे लगा 400 न्यूटन और मेरे ऊपर लगा 800 न्यूटन। अब बताओ, मेरा मास डबल हो गया तो क्या मेरे ऊपर ग्रेविटी डबल हुआ कि नहीं हुआ,
नहीं वो तो होगा ही। हाँ, मैं अभी बात ग्रेविटी की कर रहा हूं, तो ग्रेविटी इफेक्ट, ग्रेविटी को फर्क पड़ेगा। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ेगा, और आप यही कहना चाहते हैं, है ना बेटा? ओके सर। बताइए सुजय, है ना? तो वो चीज है। सो आई नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू। हम ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी इज फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू मतलब ड्यू टू फोर्स। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट ग्रेविटी, इट इज एक्सेलरेशन। ग्रेविटी मींस फोर्स, तो फोर्स को तो फर्क पड़ा ना बेटा, ग्रेविटी को फर्क पड़ा, है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा, है ना? क्योंकि अगर यहाँ पे देखो, इस पे फोर्स लगा है 400, मेरे पे लग रहा है 800, इनका एक्सेलरेशन 10 और मेरा भी एक्सेलरेशन 10, है ना? 10 हो जाएगा एक्सेलरेशन, वो चीज है। चलिए, तो दोनों टर्म अलग है। आइए अब जानते हैं, हम अभी ग्रेविटी की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटेशन में देखेंगे। तो ग्रेविटी क्या होता है मेरा बच्चा, ध्यान दो। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ attraction applied by the earth on an object. It is the gravitational force of attraction applied by the earth on an object that is kept near the surface of the earth, and whose mass and size are very negligible compared to the earth. Come on, do it. So how you are feeling, Arpit? अच्छा लग रहा है? हाँ, क्लासरूम का इन्वायरमेंट ही अलग होता है। और लक्ष्य दर्शन के क्लास में आप लोग एक पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे, है ना? एंड दैट पॉजिटिव एनर्जी विल ऑलवेज मोटिवेट यू टू बिकम सक्सेसफुल इन एग्जामिनेशन। नोटेड डाउन? नो सर, एक मिनट सर। करिए करिए बेटा। हो गया? यस सर।
आइए देखते हैं। जैसे ये अर्थ हो गया, दिस इज अर्थ, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है ना, इस पे जो फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का मास मान लो me है, अर्थ का रेडियस हो गया re। अभी ये सारा डेरिवेशन हम लोग अगले ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे, अभी कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, बस समझ रहे हैं। ये जो फोर्स लग रहा है F ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाता है G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। स्फेरिकल बॉडी, देखो स्फेरिकल बॉडी के लिए हम पॉइंट मास की तरह एज्यूम कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए। कैसे, क्यों कर सकते हैं, ये सब प्रूफ करेंगे हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में, है ना। आर सर अर्थ वैसे इलिप्टिकल आएगा ना, क्योंकि वो इक्वेटर में ज्यादा रेडियस है बेटा, अर्थ का। बेटा फिर भी हम लोग उसको स्फेरिकल मान के ही उसके लिए सॉल्व करते हैं, है ना, समझे। इलिप्टिकल आता है लेकिन इतना ज्यादा इलिप्टिकल नहीं है ना, बहुत कम डिफरेंस है, कुछ ही किलोमीटर का डिफरेंस है कंपेयर टू रेडियस, समझे। तो इसलिए उसको स्फेरिकल मानते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं, समझा बेटा। यस सर। ओके, अप्रोक्सीमेशन। फिर हम लोग उसका इफेक्ट लेते भी है, ग्रेविटेशन चैप्टर में उसका इफेक्ट भी मानते हैं कि इलिप्टिकल शेप के कारण क्या होता है ना, बल्जिंग ऑफ अर्थ के कारण, बल्जिंग ऑफ अर्थ होता है इक्वेटर पे, जिसके कारण शेप पूरा स्फेरिकल नहीं हो पाता, और इक्वेटर पे सेंटर से दूरी ज्यादा है और पोल पे सेंटर से दूरी कम है, इसलिए पोल पे ग्रेविटेशन की वैल्यू ज्यादा होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और इक्वेटर पे कम होती है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर में, और उससे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा केवीपीआई में, देखना। तो वो सब हम लोग को करना है ना बेटा। चलो अभी यहाँ पर जाए, तो जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर, और ये हो गया आपका, इसको एम को मैं अलग कर लिया और इसको लिख रहा हूं मैं जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। यहाँ हियर जी जो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एंड मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी है, ये होता है। एंड रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, यानी कि 6400 किलोमीटर है ना, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के आसपास आता है। तो ये सारा जब डेटा आप रखते हैं, देन इसकी वैल्यू जो है ये आपका कहलाता है m इंटू जी, है ना। सो हियर अर्थ का g, हाँ बोलो बेटा। अर्थ का रेडियस 6371 हाँ तो 6371 तो आ गया ना, हाँ आ गया ना, 6400 हाँ लगभग, है ना। तो ये आपको लेना है, ठीक है बेटा, ये चीज। तो यहाँ जब आप ये वैल्यू रखेंगे, जब आप एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे तो एग्जैक्ट आंसर भी आएगा, है ना। तो ये जब रखते हैं तो आपको ये आता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, अप्रोक्सीमेटली 9.8 लेके चलते हैं हम लोग। और मैं इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूं पहले, अब ज्यादा डिटेल में इसके बारे में हम लोग बात ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे। तो जी, अच्छा तो सर, हम एक लोग चीज एम जी पूछना लिख था देते हैं। सर। हाँ बोलो एम जी, हाँ ये बोलो। अगर कोई क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है उसमें हम लोग को ग्रेविटेशन नहीं दिया है, जैसे जी का वैल्यू, तो हम लोग 10 ले सकते हैं ना, 10 ही लेंगे ना, 9.8 लेंगे, है अच्छा ना, 9.8 लेंगे उस टाइम पे। हाँ 9.8 ओके लेंगे, ओके सर। है ना। वैसे आपको कहाँ नहीं देगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ देता नहीं है, देता है। जो शुरू में इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शन में ही लिखा रहता है कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझे। यस सर।
नहीं सर, जैसे अभी आप क्वेश्चन से भेजते हैं ना, तो उसमें करते तो उसमें मिलता है, ऐसे ही पूछे। हाँ, उसमें आप जो दिया रहेगा उस हिसाब से देखेंगे, नहीं तो 9.8 लेके करना, या सब 10 के मल्टीपल में डेटा दिया है तो 10 भी लेके कर सकते हो, है ना। ओके सर। थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस यूज करेंगे वहां पे बेटा, है ना। जैसे एससी वर्मा में तो आपको 9.8 लेना ही नहीं दिया है, तो चल करो, इसको सॉल्व करो, इसको कर लो आप। ग्रेविटी के बारे में मैंने बताया, अब मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करूंगा। कम ऑन, 15 मिनट और पढ़ेंगे। देख लो, इस बार जो WT है वो तो मैंने बता दिया, जेई एडवांस पैटर्न पे होगा। अगले WT की बात कर रहा हूँ, इस बार कौन सा होगा, 19 ना। हाँ, मैं रिजल्ट जो है थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन का वेरिफिकेशन बचा है, फिर मैं रिजल्ट निकाल देता हूँ जल्दी, है ना। मैं इन्हीं सब के चक्कर में ज्यादा उलझ गया, मैं जो है ना बड़ा डिस्टर्ब रहा हूँ एक वीक। तो अब मैं थोड़ा फ्री होऊंगा, चलो कम क्लास में डिस्टर्बेंस होता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, है ना। WT20 के बारे में आप लोग को इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं मैसेज भी कर दूंगा। 20 है ना। देखो, इसमें 100% मार्क्स लाना है, जिसके 100% नहीं आएंगे उसकी क्लास लगाऊंगा, कम से कम 90% प्लस आना चाहिए। ऑल क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर, ऑल क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना कर रहे हैं इन चीजों को। मुझसे जो सहायता चाहिए आप ले सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगला जो WT होगा, मैं आपको टाइम दूंगा, आराम से 2 वीक का टाइम दूंगा, 1 वीक गैप करके लूंगा, WT पूरा कर लो, है ना। 1 वीक गैप कर दूंगा इस बार। हाँ, तो पूरा सीरियसली क्या बेटा, IIT के भी टफ टफ क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। अंडरस्टिमेट मत करिए एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को, है ना। एग्जाम्पलर में तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, जो बहुत ही जो घमंडी टाइप के जो टीचर होते हैं ना, मुझे कोई घमंड नहीं है, पहली बार मैं बता दूं, मुझे कुछ नहीं आता है ना। मैं सिंपल सा एक सीधा साधा टीचर हूँ, है ना, कुछ नहीं आता है मुझे। कुछ लोगों को घमंड होता है अपने नॉलेज का, है ना, और मैं उनको जिस क्वेश्चन में चाहूंगा उसमें फंसा दूंगा, एग्जाम्पलर तक में, है ना। ओके, क्योंकि वो घमंड झूठा है, गलत घमंड है ना। चलो, हाँ, सिलेबस जहां तक पढ़ाया होगा वर्क एनर्जी तक रहेगा, इसमें फिजिक्स में ट्राइग्नोमेट्री तक, पूरा ट्राइग्नोमेट्री जो है वो रहेगा आपका, सेट, रिलेशन, फंक्शन, ट्राइग्नोमेट्री, ये सब पूरा रहेगा आपका। और केमिस्ट्री में तो अच्छा खासा सिलेबस हो जाएगा आपका। और ट्राइग्नोमेट्री के आपका आगे भी एक चैप्टर हो जाएगा। ट्राइग्नोमेट्री तो अभी इस वीक खत्म होने वाला है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ाऊंगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी से तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा 1 वीक में। उसके बाद आपका कम से कम 2-3 वीक चलेगा, बल्कि ज्यादा ही समझ लो, कॉम्प्लेक्स और थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा करके समझ लो, अभी से कम 3 वीक और चलेगा आफ्टर एनसीईआरटी, है ना। तो वो है, तो आपको एनसीईआरटी से थ्योरी ये वो भी आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां तक सिलेबस रहेगा मैथ्स में। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग तक पूरा रहेगा, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग तक, इंक्लूडिंग चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैं वो सारा बना के भेज दूंगा आप लोगों को। तो ये चीज है WT20 का। 100% क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से। क्वेश्चन का लैंग्वेज, क्वेश्चन का डेटा चेंज हो सकता है, क्वेश्चन वीक चैप्टर में से मैं खुद फ्रेम करके पूछ सकता हूँ, जरूरी नहीं कि छापूंगा क्वेश्चन वहां से, है ना। लेकिन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ही आपका एग्जाम होगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव जेई मेन पैटर्न पे 75 क्वेश्चन वाले पे। हाँ, सर जैसे सर इस इक्वेशन में सर मास ऑफ अर्थ या रेडियस ऑफ अर्थ निकालते कैसे होंगे, मतलब
हाँ बेटा, निकालते कैसे हैं, वो तो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है ना, वो एस्ट्रोनॉमिकल मतलब डेटा है, जब वो आपको निकाला हाँ, होगा तब तो ये तो 1300 में निकाला था ना, मतलब तब तो। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, सुनो मैं बताता हूँ। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ हमें काफी पहले से पता है। मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पता करने के बहुत सारे तरीके थे, है ना। जैसे गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनके समय में, या उनसे पहले जो है और भी लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो उन लोगों ने जो है, जैसे अर्थ है ना बेटा, ऐसे एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट बहुत पेशेंस खोजता है ना। गैलीलियो कई दिनों तक छत पे बैठे रहते थे, महीनों महीनों सालों भर, पता चला छत पे बैठे हुए हैं, है ना, खुली आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, वहीं पे खाना पीना जो भी है, टॉयलेट वायलेट सब वही हो रहा है आसपास, समझे। और ऑब्जर्व, कॉन्सिस्टेंट ऑब्जर्व, ऐसे टकटकी लगा के आकाश में घंटों देखते रहते हैं। पेशेंस चाहिए, ये 2 मिनट का खेल नहीं है ना। तो दे वेयर ऑब्जर्विंग क्या, स्टार्स का पोजीशन, सन का पोजीशन, ये सारी चीजें, डे एंड नाइट्स को ऑब्जर्व करना, हर चीज को ऑब्जर्व करते थे। फिर सारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कैलकुलेशन करके रेडियस और मास निकलता था, है ना। यहाँ तक कि मास ऑफ अर्थ क्या, मास ऑफ सन तक का कैलकुलेशन किया हुआ है ना। डिस्टेंस कैसे निकला, है ना, डिस्टेंस कैसे निकला, तो पैरेलैक्स मेथड आप पढ़ेंगे, चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का, उसमें तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, उनके बीच का ग्रेविटेशनल पुल कैसे निकलेगा, हर चीज का कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना। पर हर एक चीज आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, पर कुछ मेथड्स मैं बताऊंगा, समझा बेटा, है ना। वो चीज है, जैसे अगर आप इसरो वगैरह जाएंगे, अगर सपोज करो, जैसे अगर आप केवीपीआई क्वालिफाई करते हैं, तो यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन आईआईएससी बेंगलोर। मैं कहूंगा आईआईटी को बाहर में जाने दो, आईआईएससी में एडमिशन। यस सर, मैंने देखा था आईआईटी से अच्छा इंडियन कॉलेज है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मैंने भी देखा था उसमें वो हाँ एस्ट्रोनॉमी का एक अलग से कोर्स है पूरा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे तन मन से, है ना, केवीपीआई का प्रिपरेशन करिए। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू देन आईआईटी जेईई, है ना। बोर्ड इन केवीपीआई, आईआईटी तो होना है, वो अलग बात है। आप बस टेंशन मत लो, आईआईटी आपका होना है ना, अच्छे रैंक से होना है ना। जो मैं कहूंगा वो करते जाओ बस। और आप अभी केवीपीआई पे फोकस करो सारे बच्चे। सिलेबस वही है, सिलेबस अलग नहीं कि उसके लिए अलग से पढ़ना है ना। और मैंने जो एक बात बोला है केवीपीआई के लिए, बायो का जो पोर्शन है, जो सिलेबस है उसको रटो, है ना। मैं क्लासेस लगवाने का भी काम करूंगा। अभी मैं 2-3 दिन ये माइक के चक्कर में बिजी होने के कारण मैं बात नहीं कर पाया टीचर से, सो आई विल टॉक टू द टीचर। अच्छा, लास्ट में जो टीचर पढ़ा रहे थे, आपको जो है 1-2 क्लास अगर आप करना चाहो तो मैं और करा दूंगा, वरना और भी टीचर्स हैं, मैं उनसे भी करा सकता हूँ, है ना। ओके, बायो तो मैं पढ़ा नहीं सकता, तो इसीलिए आई कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। पीसीएम में मैं आपको अनपैरेलल तरीके से, दैट इज द कमिट, है ना। ओके, चलिए, बाकी बायो के लिए जो है मैं अच्छे से अच्छे टीचर आप लोगों के लिए लगाऊंगा, है ना। मेरी बात कोई नहीं मना कर सकता है पढ़ाने के लिए, मैं जिसे भी बोलूंगा। ओके, चलो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई डॉन नहीं हूं, जस्ट ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड ड्यू टू फ्रेंडशिप, नो वन कैन से नो, है ना, वो चीज है। चलिए, यहां तक हो गया। तो बेटा मास और रेडियस को कैलकुलेशन भी किया जा सकता है। रेडियस के कैलकुलेशन का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, बल्कि आपको क्वेश्चन है एनसीईआरटी तक में, क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने का, वो आप करेंगे भी। मास करने का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट जब समय मिलेगा तो वो भी करके आपको दिखा देंगे, है ना। डेटा यूज करके, और डेटा कैसे कलेक्ट हो सकता है वो आप कर समझ सकते हैं, है ना। मैं ये नहीं कर सकता ना कि 6 महीने सिलेबस रोक के आपको डेटा कलेक्ट करवाऊं, है ना, छत पे बैठा करके आकाश दिखा कर। वैसे भी दिल्ली के आकाश में कहाँ चांद तारे दिखते हो, चांद तो दिखता है, तारे दिखते भी नहीं है, है ना। वो चीज है, कुछ दिन लॉकडाउन में तो दिखे भी थे। चलो, सर हो पॉल्यूशन गया देखा ये, था ना? हाँ बेटा, चलो। यस सर, हो गया। देखो अभी करो इसको, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ बच्चे अगर हो जाते हैं तो अगले साल होगा तो टेलीस्कोप वगैरह ले लूंगा आप लोग को दिखाने के लिए, है ना। थोड़ा कॉस्टली आता है ना बेटा, अभी तो बिजनेस का बैंड बजा हुआ है। आइए, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करते हैं। अब ग्रेविटी, अब हमारा अर्थ का सरफेस कैसा लेंगे, फ्लैट, फ्लैट सरफेस लेंगे, क्योंकि हम जहां रहते हैं फ्लैट ही तो देखते हैं, है ना।
तो वर्क डन बाय ग्रेविटी। जल्दी से देखो, बस ग्रेविटी का वर्क डन जानेंगे और आसानी से खत्म करेंगे। तो मान लो ये अर्थ का सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से हमें कोई लेना देना है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जाएंगे, कुछ ही हाइट तक हमें देखना है। तो दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। है ना, वैसे तो स्फेरिकल होता है, बट जहां हम वर्क कर रहे हैं वो फ्लैट सरफेस मान के चलेंगे। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी लगेगा। बताओ ग्रेविटी कैसा फोर्स होगा? कांस्टेंट फोर्स होगा, mg। अब जरा सोचो, ये बॉडी ऐसे डिस्प्लेस, मान लो ऐसे किसी भी पाथ पे ले जाओ आप, ऐसे, है ना, ये चीज यहां आ गया, मान लो ए पॉइंट से बॉडी चल करके बी पॉइंट पे आ गया। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, योर डिस्प्लेसमेंट इज ए बी। सो एस इज द डिस्प्लेसमेंट, एस इक्वल टू ए बी वेक्टर। अब जरा सोचो मेरा बच्चा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यू कर दो, यू कर दो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगल रहा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। सो दिस इज द फोर्स mg एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो जाएगा, दैट इज योर फोर्स mg डॉट डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला तो यही है। क्यों डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं? बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए फोर्स और टोटल डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो यहां आप क्या देखोगे, ध्यान देना, यहां आप देखोगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया mg और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया s और इनटू cos थीटा। अच्छा, अब देखो जरा, ये रहा s वेक्टर, तो s cos थीटा क्या हो जाएगा? लेट अस कॉल दैट दिस पॉइंट इज c, है ना। तो AC को मैं मान लेता हूं, AC को मान लेता हूं h। तो ये आपको हो जाएगा सिंस s cos थीटा इक्वल टू h and therefore work done by gravity this is equal to AC and that is equal to h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया? mgh। यानी कि आप देखो किसी भी पाथ पे चलो, कैसा भी टेढ़ा कुबरा पाथ हो, वर्क डन बाय ग्रेविटी किस बात पे डिपेंड किया कि बॉडी वर्टिकली कितना नीचे आया है। ओके, बोलो, इसी बात पे डिपेंड किया ना? बताओ। हाँ सर। हाँ, यानी कि पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पिछले क्वेश्चन में ये 10 मीटर दिया हुआ था और इसका mg कितना था? 20, यही था ना। तो इसका वर्क, जब Yes, बॉडी sir. ए से बी गया तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा? mg का वर्क डन, बोलो, mg 200। यानी कि वर्टिकली 200 सर। वर्टिकली कितना नीचे गया है? 200। नीचे जाएगा तो प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस, है ना, 200। कैसे भी पाथ पे चल के जाए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, है ना। यहाँ पर mgh हो गया। तो while moving downward, while moving downward, अगर वही अगर h हाइट से ऊपर चला जाए, है ना, इसको पहले नोट कर लो फिर वो भी लिखा देते हैं। अब यहां देखो, मैं एक चीज यहाँ पे, यानी कि अगर ये h हाइट है, देखना बेटा, ये h हाइट है, तो ये कोई बॉडी है m मास का, ये बॉडी है m मास का, तो ये अगर डायरेक्ट यहाँ आ जाए, A पॉइंट से B1 पे आ जाए, B1 पे, अब A पॉइंट से चल के B2 पे आ जाए, या A से चल के B3 पे आ जाए, यानी कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये हो AB1, या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो AB2, या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो AB3। ध्यान दीजिए, तो बताओ तीनों केस में वर्क डन क्या होगा? इसमें मान लेते हैं वर्क डन W1 है, इस केस में वर्क डन W2 है और इस केस में वर्क डन W3 है। तीनों इक्वल होगा। तो बताओ तीनों इक्वल होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर हाँ, सर। W1 विल बी इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। यानी कि आप क्या करेंगे? इनिशियल पोजीशन
और फाइनल पोजीशन के बीच में दो वर्टिकल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे और दोनों के बीच में जो गैप होगा वो देखेंगे। यानी कि अगर ये h है, if this distance is h, तो ये वर्क डन आपका तीनों केस में हो जाएगा mgh। एनी डाउट? बोलो। नो सर। अब ध्यान रखना मेरा बच्चा इस चीज को, नीचे गया दिमाग से निकले तो सोचो ग्रेविटी कितना लगता है नीचे की ओर, तो बॉडी अगर नीचे की ओर जा रहा है तो प्लस लेंगे, है ना, 0 डिग्री मान के। mgh ऊपर जाएगा तो माइनस mgh। चलो कम ऑन, हो गया ये, नोटेड डाउन। जल्दी करिए, बस एक और बात लिख ले, फिर आज की क्लास यहीं पे रख देंगे, खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ाऊंगा। ग्रेविटी इज आल्सो कंजर्वेटिव। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा अभी तक का फिजिक्स का वो। ओके, चलो हो गया। इज इट डन बेटा? एक कर लो। इज इट कंप्लीटेड? पीयूष हो गया बेटा? यस चलो सर। जल्दी से बना लीजिए। ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूं। ओके सर, ऊपर वाला रैप कर दीजिए। केस 2 देख लो इसका। मान लो बॉडी यहां से चलकर ऐसे गया, ये कोई पॉइंट है पी, पॉइंट पी से चलकर गया क्यू पॉइंट पे, यूं जा रहा है बॉडी। तो बॉडी पी से चलकर क्यू पे जा रहा है, यूं देखो बेटा, अरे भाई सीधा बन जा। हाँ चल सही है। आइए, तब आप क्या देखोगे, इस तरह से बना दो हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से भी आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, सपोज कर लो ये h है, दिस डिस्टेंस इज h, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज h, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज h। इस बार h से ऊपर गया है ना, ऊपर की ओर गया है ना डिस्प्लेसमेंट h वर्टिकली। यस सर। इस बार mg कैसे लग रहा है देखो, बॉडी पे mg ऐसे लग रहा है, mg यूं लग रहा है। अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री हो गया, तो टोटल एंगल क्या हो गया, टोटल एंगल हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा, या अल्फा मान लो। चलो तो एंगल बिटवीन
mg एंड डिस्प्लेसमेंट s। देखो mg कांस्टेंट फोर्स है, इसलिए डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, नहीं तो इंटीग्रेट करके आएगा, पता है ना। तो ये हो जाएगा आपका थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा। सो देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू mg डॉट s। ये हो गया mg इंटू एस cos theta, that is 90 degree plus alpha. So how much it will be? mg into cos 90 plus alpha minus sin alpha, तो माइनस साइन लगा दो, माइनस लगा दो, माइनस mg s इंटू साइन अल्फा। तो बेटा s साइन अल्फा, देखो ये रहा s और साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा ये हो जाएगा ना क्यू आर। सो सिंस s साइन अल्फा इक्वल टू क्यू आर डेट इज इक्वल टू एच, तो ये माइनस mgh हो जाएगा, है ना। देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू माइनस mgh। एनी डाउट? तो अगर h हाइट ऊपर जाएगा तो माइनस mgh, h हाइट नीचे आएगा तो प्लस mgh। कोई दिक्कत बेटा? बोलो, नो सर। तो ध्यान रखिएगा। बस नोट में 2 पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एंड करते हैं इस क्लास को। पहला पॉइंट, वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन only on the vertical components of displacement. Work done by gravity depends only on the vertical component of displacement, है ना। जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। If the vertical component of displacement is h in upward direction, then work done by gravity will be अपवर्ड में माइनस mgh। तीसरा पॉइंट उसी तरह से आप खुद से लिख लीजिए, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं चाहो तो। थर्ड पॉइंट, इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इन डिस्प्लेसमेंट h, है ना, इज h in downward direction, then work done by gravity is mgh। come on, कर लीजिए बेटा इसको। हो गया, तो आज यहीं तक रखते हैं, हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे वर्क एनर्जी पावर पे, एंड देन वी विल डू द कंजर्वेशन, सॉरी वी विल डू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। ओके, सो ऑन संडे वी विल डू देम। हाँ बोलो बेटा। क्वेश्चंस भेजे थे ना सर, उसका आंसर आप बता दीजिएगा। हाँ मैं बता दूंगा, ठीक है, चलो। हाँ सर।
बिल्कुल बता दूंगा, है ना, थोड़ा सर तो समय साइड हो लगता है जाइए पास में होने पे। पास में रहते तो 5 मिनट में बता देते, वैसे क्या है, लिखो, स्कैन करो, भेजो, बहुत काम हो जाता है। हाँ सर, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन नोट किए हुए थे, उसमें से फिर से बनाए तो बहुत सारा बन गया, और सब बचा तो आपको भेज दिया। नहीं तो भेज, हाँ, ये अच्छा काम करते हो, है ना, तुरंत यस डाउट नहीं सर। पूछना है ना, हाँ पहले सर, पहले रीअटेम्प्ट नोट करना किए है। थे एक जगह डायरी में, फिर उसके बाद फिर से ट्राई किया तो हाँ बहुत सारा बन बिल्कुल, गया। हाँ हाँ, वही वही चीज है, उससे कॉन्फिडेंस आता है ना, सर। जब खुद से बनता है तो। यस बिल्कुल। सर बोलो आपको बेटा। जो भेजे थे ना क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन किए थे, हो गया था, इजीली हो गया था, समझ में आ गया था। हाँ चलो ठीक है, फिर भी मैं देखूंगा क्या है उसमें, हाँ हाँ, है एक ना। बार फिर से बता दीजिए। हाँ मैं उसको देखूंगा क्या है। चलो, और भी भेजते रहिए आप लोग क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चंस वगैरह भेजते रहे फिर। चलो नोट कर लो इसको, आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर नाउ, डू इट। सर, हो गया सर।